रामपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रेखा नाम की एक टीचर रहती थी। उसका एक बेटा था मिलिंद। मिलिंद को पढ़ाई करने में बहुत मजा आता था। इससे माँ भी बहुत खुश हो जाती थी। आज फिर से मजा आ गया। आज फिर से मेरा पहला नंबर आया है। अगर ये बात माँ को बता दूंगा तो माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? किधर हो तुम? मुझे आपसे एक बात बतानी है। यही हूँ बेटा, पहले अंदर तो आओ। तुझे पता है माँ, आज फिर से मैं क्लास में पहला आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैंने तुमसे कहा था ना कि पहला आऊंगा। तुम तो हो ही होशियार। तुम तो हर साल अव्वल आते हो। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करना और तरक्की करते रहना। और इसी तरह देखते ही देखते मिलिंद बड़ा हो जाता है और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला जाता है। इसमें बहुत साल निकल जाते हैं। माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? क्या वहाँ सब ठीक है? और तुम्हारी पढ़ाई वो कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ माँ। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लेकिन क्या? क्या हुआ बेटा? मुझे कॉलेज में देने के लिए और पैसों की जरूरत है। ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें जल्द ही पैसे भेज दूंगी, ठीक है? लेकिन माँ, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से दोगी? तुमने तो पहले से मुझे सारे पैसे दे दिए थे। तुम अब उसकी चिंता मत करो। मैं अपना घर बेच के जो पैसे आएंगे वो तुमको दे दूंगी। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। जब तुम काम करने लगोगे तब हम फिर से नया घर ले लेंगे, ठीक है? ठीक है माँ। इतना कहकर रेखा फोन रख देती है। 3 साल बाद मिलिंद की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो विदेश में ही अपना काम शुरू कर देता है। हे भगवान, माँ की रिटायरमेंट 5 तारीख को है। मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट के दिन मिलिंद अपनी माँ से मिलने घर आता है। माँ। मिलिंद, बेटा तुम आ गए? हाँ माँ, मैं अपने माँ से मिलने आया हूँ। लेकिन माँ, यहाँ ज्यादा दिन तक मैं नहीं रुक सकता। कोई बात नहीं बेटा, इतना काफ़ी है कि तुम मुझसे मिलने आए। लेकिन माँ, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रख सकता। तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक रहती। यदि तुम वृद्धाश्रम में रहोगे तो तुम्हारी अच्छी सी देखभाल भी हो सकती है। ये सुनकर रेखा निराश हो जाती है। उसे लगता था कि उसका बेटा उसे लेकर विदेश चला जाएगा। वह धीमे आवाज में कहती है। ठीक है। मिलिंद रेखा को आश्रम में लेके जाता है और खुद विदेश चला जाता है। कुछ दिनों बाद रेखा की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर, यह मैडम। कौन? वो जो आईसीयू में है वो? हाँ, वही। उन्हें कल ही वृद्धाश्रम से लाया गया है। वृद्धाश्रम से? हाँ, वो पास के वृद्धाश्रम में रहती है। वहां से उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया है। अब मैं क्या करूं? मैं मैडम को यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। अमूल को फोन करता हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा। सुभाष मन ही मन सोचने के बाद अमोल को फोन लगाता है। हेलो अमूल, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अरे बोलो सुभाष, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव है। कहो, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ऐसे अचानक फोन कैसे किया? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ कहो, क्या बात है? क्या तुम्हें अपनी रेखा मैडम याद है? अरे हाँ बिल्कुल, अपनी गणित की रेखा मैडम। उन्हें कौन भूल सकता है। हाँ हाँ, वही।
उनका क्या? वो तुम्हें कहाँ मिली? वो मुझे मिली तो सही, लेकिन अस्पताल में। ऐसा हुआ तो मैंने सोचा तुम्हें बताना सही रहेगा, तो मैंने तुम्हें तुरंत फ़ोन कर दिया। सुभाष, तुमने ये सही किया। उन्हें तुरंत हमारे अस्पताल में लाओ। उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना ही होगा। उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर से बात करके उन्हें तुम्हारे अस्पताल ले आऊँगा। मैडम, आप कैसे हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैडम, आपने मुझे पहचाना? मैं अमोल, अमोल जोशी। जोशी? मतलब 1999 की बैच, है ना? हाँ मैडम, ठीक कहा आपने। लेकिन मैं यहाँ कैसे? मुझे तो आश्रम से सरकारी अस्पताल में रखा गया था। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर मैं यहाँ कैसे? मैडम, आपको वो पाटिल याद है? अपनी कक्षा का। गणित से डरने वाला पाटिल? हाँ मैडम, सही पहचाना। आपने उसे 10वीं की परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया था, तभी जाकर वो पास हो गया। वो अब पुलिस है। वो एक केस के सिलसिले में अस्पताल में आया था। उसने आपको देखा तो मुझे उसने फ़ोन किया था। मैंने उसे कहा तुरंत ही मैडम को अस्पताल में ले आओ। मैडम, यहाँ मैं एचओडी हूँ। मैं ही आपका इलाज कर रहा हूँ। कल आपको आईसीयू से निकाल दूंगा और 2 दिनों के बाद घर ले जाऊंगा। जोशी, मैंने घर बेच दिया क्योंकि मेरा बेटा मिलिंद जब अमेरिका में पढ़ रहा था तो उसे पैसे की ज़रूरत थी। मैं किराए पर रह रही थी। मिलिंद ने वही शादी कर ली और वो वही रहता है। वह मेरे रिटायरमेंट के समय आया था। उसने मेरे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मुझे आश्रम में रखा और वो वापस चला गया। मैं वहाँ के पैसे बड़ी मुश्किल से चुकाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ का बिल कैसे दे पाऊँगी बेटा? मिलिंद तो अब मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं देता। मैडम, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। आपको यहाँ से मेरे घर आना होगा। अब आश्रम को भूल जाओ। तुम्हारे घर पर? नहीं बेटा, मैं आश्रम में ही ठीक हूँ। मेरे अब कितने ही दिन बचे हैं। नहीं मैडम, आपने हमें इतना अच्छा से सिखाया है, इसलिए हम जीवन में खड़े हैं। पाटिल और मैंने अपने स्कूल के ग्रुप में सबको बता दिया है कि आप हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हम सब एक साथ मिले और हमने एक फैसला किया है कि हमारे घर पर आप रहेंगे। आपको घर पर कौन कौन लेके जाएगा, इस पर हमारी बहुत बहस हुई। हर कोई आपको अपने घर पर लेके जाने के लिए उत्सुक था। आखिर में ये फैसला हुआ कि 3-3 महीने तक प्रत्येक के घर पर आप बारी बारी रहेंगी। 3-3 महीने? हाँ मैडम, हम अपने ग्रुप में 25 लोग संपर्क में। तो आपकी 6 साल की व्यवस्था अभी हो गई है। 25 से 75, 75 महीने बोले तो सिर्फ 6 साल नहीं जोशी। तुम 3 महीने कैसे भूल गए? मैडम, मेरा गणित अभी भी कच्चा है। लेकिन विज्ञान में तुम 10वीं कक्षा में अव्वल थे, है ना? हाँ मैडम। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? तुम्हारा भी परिवार होगा। मैं आश्रम में ही रह लूँगी। मैडम, ये बात मुझे मत बताओ। अस्पताल के बाहर 25 छात्र हैं, उन्हें बताओ। ऐसे बोल के अमोल ने आईसीयू का दरवाज़ा खोला। स्कूल के 25 दोस्त बिना आवाज़ किए धीरे धीरे अंदर आए और मैडम के चारों ओर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर लिख रहा प्यार, सम्मान और रुचि मैडम को बहुत कुछ कह रही थी। ये सब देखकर मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों ने धीरे से मैडम की आंखें पोंछी। आज गुरु पूर्णिमा थी। मैडम को आज बच्चों द्वारा गुरु दक्षिणा दी गई। आईसीयू में सन्नाटा था और मशीनों की टिक टिक। लेकिन मैडम और बच्चों का मन एक बार फिर भीड़ भरे स्कूल में बच्चों की किलबिलाहट से भर गया था।